सॉल्व द मंथ दिसंबर एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ द डे। इसमें मैंने कोशिश किया हुआ है कि ग्लूकोज के रिएक्शंस को यहाँ पे हम कवर कर पाएँ। तो क्वेश्चन है डी ग्लूकोज के ऊपर अगर हम फ्रैलिंग सोल्यूशन डालते हैं तो फर्स्ट क्या बनेगा, अगर इसके ऊपर बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालते हैं तो सेकंड क्या होगा, इसके ऊपर अगर टॉलेंस रिएजेंट डालें तो थर्ड क्या बनेगा, फोर्थ के ऊपर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, फोर्थ के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो फिफ्थ क्या बनेगा, और फिफ्थ के ऊपर H2O2 OH नेगेटिव के रिएक्शन से आपको 6 बनाना है। इसी के ऊपर HCN के रिएक्शन कराकर 7th बनाना है। 7th के ऊपर हाइड्रोजन प्लैटिनम बैरियम सल्फेट के रिएक्शन से 8th बनाना है, और 8th के ऊपर वाटर H+ के रिएक्शन से 9th बनाना है। डी ग्लूकोज के ऊपर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से 10th बनाना है। इसके ऊपर ऑक्सीजन हीटिंग से 11th बनाना है। इसके ऊपर HI रेड फॉस्फोरस से 12th बनाना है। डी ग्लूकोज के ऊपर ही HiO4 के रिएक्शन से 13th बनाना है। फिर इसके ऊपर बेंजल्डिहाइड बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा के कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जो कि एक अल्कोहल होना चाहिए 17। फिर इसके ऊपर NaBH4 के रिएक्शन से बनाना है 18th। इसके ऊपर NaIO4 के रिएक्शन से बनाना है 19 और 20, और 20 ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके ऊपर फिनॉल एसिडिक मीडियम रिएक्शन करके बनाना है 21, जिससे एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमें बनाना है 22 जो कि एक पॉलीमर होना चाहिए। फिर इसके ऊपर डी ग्लूकोज के ऊपर फिनिल हाइड्राजीन के रिएक्शन से बनाना है 23, 24, 25। इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए 25 ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसका लीस्ट मॉलिकुलर मास हो, और 24 ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके ऊपर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन कराने से 26 बने, जिसके ऊपर बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन कराने से आपको मिलना चाहिए 27। फिर डी ग्लूकोज के ऊपर एस्टिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन से आपको बनाना है 28। फिर इसके ऊपर मिथाइल आयोडाइड सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराकर आपको बनाना है 29, और डी ग्लूकोज के ऊपर ही इथेनॉल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराकर आपको बनाना है 30 और 31। इसमें मैंने कोशिश किया हो कि ग्लूकोज के सारे रिएक्शन यहाँ पे हम कवर कर पाएँ, और कुछ एडिशनल रिएक्शंस हो उन पर्टिकुलर रिएक्शन को हम ले लें। अगर डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो डी ग्लूकोज 3 फॉर्म में पाया जाता है, एक जो कि आपका एसाइक्लिक होगा और 2 स्ट्रक्चर जो कि आपके साइक्लिक होते हैं। अगर इस पर्टिकुलर के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं तो डी ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है CH2OH OH OH H OH H OH H और H। ये डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। इस पर्टिकुलर में 1 2 3 4 5 6 में अगर 5th पोजीशन के OH का अगर इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करा दें तो इससे काइनेटिक जनरेट होगी, और उसके थ्रू जो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं उस ग्लूकोज में एक OH ऊपर आते हुए हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और दूसरा OH को हम नीचे लाते हुए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ये OH ऊपर की साइड लिखा हो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, और ये OH अगर नीचे एक्सियल पोजीशन पे है तो इस पर्टिकुलर को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के डी फॉर्म का 3 फॉर्म होता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और 2 स्ट्रक्चर होते हैं साइक्लिक। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसी फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन का हेमी एसिडल बनने के कारण आपने स्ट्रक्चर बना रखा है बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। अगर एनोमेरिक, इस पर्टिकुलर कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो कि पहले कार्बोनिल कार्बन था। इसी कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हमने अल्कोहल का अटैक कराकर हेमी एसिडल का फॉर्मेशन कर रखा है। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि पहले टॉप मोस्ट कार्बोनिल कार्बन थे, और इस पर्टिकुलर में अगर OH को ऊपर लिखते हैं तो नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोज, OH को अगर नीचे लिखते हैं तो नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज, अगर वो एक्सियल पोजीशन पे है तो नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज को देखें तो ये दोनों आपके एक डायस्टेरियमर्स हैं, मतलब ये दोनों आपस में नॉन सुपरइम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज होंगे। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन दिया हुआ है
ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस पर्टिकुलर का अमाउंट लगभग 64% होता है, इसका अमाउंट लगभग 35.98% होता है, और इस पर्टिकुलर का अमाउंट ओपन चेन का केवल 0.02% होता है, और ये तीनों आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ओपन चेन से आप क्वेश्चन बनाओ, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि कोई भी एक साइक्लिक फॉर्म लेते हुए स्ट्रक्चर बना लो। इन रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों को लेते हुए हम रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएँ। तो पहला रिएक्शन हमने ले रखा है कि ग्लूकोज का फेलिंग सोल्यूशन से ट्रीटमेंट। तो ग्लूकोज के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है और साथ साथ अल्कोहलिक ग्रुप हैं। फेलिंग सोल्यूशन इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है और बाकी अल्कोहलिक पार्ट को एज सच छोड़ देता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो केवल ये ऊपर वाले एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और बाकी का सारा अल्कोहलिक ग्रुप एज सच वैसा ही पड़ा रहेगा, और हमें ओवरऑल जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाता है। यही काम अगर हमने फेलिंग सोल्यूशन से किया तो फेलिंग सोल्यूशन भी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा और बाकी वाले पार्ट को सेम रख देगा, और बाकी वाले पार्ट को सेम रखते हुए यहाँ जो सेकंड स्ट्रक्चर बनता है वो सेकंड स्ट्रक्चर भी आपका सिमिलर टू फर्स्ट यही स्ट्रक्चर होगा। CH2OH OH OH H H OH H H OH और यहाँ पे H। अगर टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट भी एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके इसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और बाकी अल्कोहलिक पार्ट को ऐसा छोड़ते हुए हमें ओवरऑल थर्ड से भी जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड आपका यही होता है। तो दैट मीन्स चाहे हम फेलिंग सोल्यूशन की बात करें, चाहे हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात करें, चाहे हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें, तीनों से ओवरऑल जो कंपाउंड मिलता है ओवरऑल कंपाउंड आपका यही मिलेगा। तो दैट मीन्स हमें केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, बाकी अल्कोहलिक पार्ट को एज सच छोड़ देना है। इस बात को हमेशा केयरफुल रहिएगा कि अगर ऐसा कोई एल्डिहाइड है जो फ्री है तो इनके द्वारा फेलिंग बेनेडिक्ट टॉलेंट तीनों ही उसे एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा भी सिस्टम में मौजूद है कि यहाँ कीटोन्स हों और उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और इस कार्बन पे हाइड्रोजन हो, तो ये भी टॉटमराइजेशन के थ्रू बना लेते हैं RCOH डबल बॉन्ड COH, और जो फिर बाद में टॉटमराइजेशन के थ्रू यहाँ भी ये बना लेते हैं RCOH H और C डबल बॉन्ड O, और अगर यहाँ पे आपने H लिया हुआ है तो यहाँ भी H होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आपने कीटोन की बगल वाले कार्बन को OH लिया है तो ये भी टॉटमराइजेशन के थ्रू पहले ये बना लेते हैं इनॉल के बाद फिर से टॉटमराइजेशन के थ्रू बना लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसी के बेसिस पे चाहे हम बात करें ग्लूकोज का, चाहे हम बात करें फ्रक्टोज का या बात करें मैनोज का, तीनों ही इस पर्टिकुलर के साथ रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन देने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग वो एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट, तो ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ भी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और इस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो आपका फेलिंग बेनेडिक्ट या टॉलेंस के द्वारा होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनाओगे वो COOH CH2OH OH OH H OH H OH H और H ये मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट, तो ये एक बेस और यहाँ पे एक एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होते हुए यहाँ पे हम बना लेते हैं सॉल्ट, यहाँ पे हम बना लेंगे सॉल्ट OH OH H OH H OH H H, और इसी का कैल्शियम का सॉल्ट बना लेंगे। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर के ऊपर H2O2 OH नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना होता है और इसी पर्टिकुलर कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो इतने पार्ट को सेम रखते हुए
इतने पार्ट को सेम रखते हुए OH OH H OH H और यहाँ पे H, और ये जो कार्बन होगा यही कार्बन अब बन जाएगा एक नया एल्डिहाइड। दैट मीन्स अगर हम जितने कार्बन का शुगर है उसे एक कार्बन कम करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का पहले हमें ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाना है, फिर एसिड का सॉल्ट बनाना है और सॉल्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है और इस पर कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा कंपाउंड बनाना है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर HCN का रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड के ऊपर HCN का रिएक्शन कराने से यहाँ मिल जाएगा साइनोहाइड्रीन। तो दैट मीन्स नीचे वाले पार्ट पे कोई चेंज नहीं होगा, OH OH H OH H H OH H, और ये जो पर्टिकुलर एल्डिहाइडिक कार्बन है इसी कार्बन पे आपको मिल जाएगा साइनोहाइड्रीन CN और यहाँ पे मिल गया आपका OH। अब कह रहा है इसके ऊपर H2PD बैरियम सल्फेट, तो इस पर्टिकुलर का पार्शियल रिडक्शन होगा और साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा इमीन्स में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखें तो C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH और ये इस कार्बन से अटैच है जिस पे लगा हुआ OH, और फिर नीचे का पार्ट एग्जैक्टली वैसा ही है CH2 OH 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 H OH H H OH और यहाँ पे H। अब अगर इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस करा दें तो इसी पर्टिकुलर का हाइड्रोलिसिस के कॉरस्पॉन्डिंग ये पर्टिकुलर पार्ट निकल जाएगा, ऑक्सीजन आएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। तो अगर हम देखें ध्यान से तो 1 2 3 4 और इस पर्टिकुलर कार्बन पे भी आपके पास है OH और H। तो 9th जो आप बनाने वाले होंगे उसमें नीचे के कंपाउंड में स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, और CH2 OH 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 H OH यहाँ आपका H H OH और H ये मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर कार्बन पे जो कायरलिटी क्रिएट होगी उसमें ऐसा हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पे OH इधर भी हो या इस पर्टिकुलर OH इधर भी हो। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को ना लिखते हुए मैंने लिख लिया CHOH और फिर इसके ऊपर आ जाएगा CHO ग्रुप। तो इसका मतलब जितने कार्बन का ग्लूकोज है या जितने कार्बन का मोनोसेक्राइड है, अगर हम चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर से एक कार्बन कम हो जाए तो इसके लिए पहले इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसका सॉल्ट बनाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ये बना लेते हैं। और इस तरह के रिएक्शंस की मैकेनिज्म को, ये इस तरह के कार्बन के नंबर को कम करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन। और अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में देखें कि अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना हो तो पहले इस एल्डिहाइड के ऊपर HCN का रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बनाना है, फिर साइनोहाइड्रीन के ऊपर पार्शियल रिडक्शन करके इमीन्स बनाना है और इमीन्स के ऊपर फिर हाइड्रोलिसिस करके हमें बना लेना है एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो जितने कार्बन का मोनोसेक्राइड है अगर हम चाहते हैं उससे एक कार्बन ज़्यादा का मोनोसेक्राइड बने तो उस केस में हमें इन प्रोसेस को यूज़ करना है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस। तो कार्बन का नंबर को बढ़ाने के लिए हमें यूज़ करना है किलियानी फिशर सिंथेसिस और कार्बन का नंबर को कम करने के लिए हमें यूज़ करना है रफ डिग्रेडेशन। यहाँ पे हमने बात किया हुआ है कि इस ग्लूकोज के ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा प्राइमरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होगा और साथ साथ इस एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्डिहाइडिक पार्ट भी बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो हो जाएंगी ऊपर भी COOH, यहाँ भी COOH, OH OH H OH H OH H और यहाँ पे H। तो अगर हम बात करते हैं ऊपर COOH और नीचे CH2 और आया हुआ अगर ग्लूकोज से तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और अगर दोनों साइड ऑक्सीडेशन होकर ऊपर भी एसिड बन जाए नीचे भी एसिड बन जाए तो इस तरह के एसिड को बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड। तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना है साथ साथ एल्डिहाइड को एसिड बनाना है तो यूज़ करना है नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ना हो तो यूज़ करना है फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट।
और इसके करस्पॉन्डिंग केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम बात करते हैं कि ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट करा दें तो सिंपली इस पर्टिकुलर ग्लूकोज की ब्रेकिंग है और इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकल जाएगी वाटर। अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के ऊपर HI और रेड फॉस्फोरस, तो HI और रेड फॉस्फोरस रिडक्शन का काम करता है और जितने भी कार्बन हैं और साथ साथ जितने फंक्शनल ग्रुप हैं इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करके इसे भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा और इस अल्कोहल का रिडक्शन करके इसे भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा। तो ओवरऑल ग्लूकोज में जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का ये अल्केन बना लेगा। तो अगर ग्लूकोज के ऊपर HI और रेड फॉस्फोरस के ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे हमें हेक्सेन मिल जाएगा, 6 कार्बन का सिंपली हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें कि ग्लूकोज के ऊपर HiO4 का ट्रीटमेंट करें, ग्लूकोज के ऊपर HiO4 का ट्रीटमेंट करें तो ये पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम ध्यान से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें और इसी में इस कार्बन की ब्रेकिंग यहाँ भी लगाना है OH OH, इसमें भी ब्रेकिंग OH OH, यहाँ भी ब्रेकिंग OH OH, यहाँ भी OH OH और यहाँ भी OH और OH। तो इसका मतलब यहाँ से आपको एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन और उसी कार्बन 2 OH जो एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर आपको बना लेंगे फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक कार्बन एक H है और 3 OH आने वाले हैं। यहाँ भी इस कार्बन पे एक H 3 OH, यहाँ भी इस कार्बन पे एक H और 3 OH, यहाँ भी इस कार्बन एक H 3 OH, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर फॉर्मिक एसिड और यहाँ से पहले से ही CHO और साथ में OH मतलब फॉर्मिक एसिड। तो हमें मिल जाता है फॉर्मल्डिहाइड और साथ में मिल जाती है फॉर्मिक एसिड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13th वो कंपाउंड है, 13th वो कंपाउंड है जिसके ऊपर बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करते हैं और उससे हमें मिल जाता बेंजल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करते हैं इन बेसिक मीडियम और आपको बनाना है अल्कोहल। तो अगर हम एसिड लें और वहाँ पे एल्डिहाइड लें तो इनके बीच में कोई खास रिएक्शन नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बेस इस प्रोटॉन को खींचकर सॉल्ट बना लेगा और ये सॉल्ट भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है जो उसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, तो कहीं ना कहीं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की बात कर रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर किसी दूसरे एल्डिहाइड की बात करें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अगर उसका ट्रीटमेंट बेस के द्वारा करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरी एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा अल्कोहल। तो 13th की जो बात कर रहा है वो 13th की बात कर रहा है फॉर्मल्डिहाइड और साथ में फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अगर हम बेंजल्डिहाइड के साथ बेसिक मीडियम डालते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन और बेंजल्डिहाइड के रिडक्शन के थ्रू जो अल्कोहल मिलेगा वो बन जाएगा आपका बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे हम जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो रिएक्शन की बात कर रहे हैं ग्लूकोज का रिडक्शन कि इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दें, ये एल्डिहाइड भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी पार्ट सेम रखते हुए अगर इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दें तो CH2OH और यहाँ भी 1 2 3 4 CH2OH OH OH H OH H OH H और H ऐसा मिल जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड ग्लूकोज से डेराइव्ड अगर हमने अल्कोहल बना रखा है, पॉली अल्कोहल्स बना रखे हैं तो इस पॉली अल्कोहल्स को बोलते हैं एल्डिटॉल, एल्डिटॉल। और अगर इसका भी अगर NaIO4 का के द्वारा रिएक्शन कराएं तो यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है सिमिलर टू यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से एग्जैक्टली प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे CHO की जगह आपने लगा रखा है CH2OH, यहाँ CH2OH। तो यहाँ से भी चीज़ें मिलेंगी, वो जाएगी एक फॉर्मल्डिहाइड ऊपर और नीचे से और साथ में ये कार्बन कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर्मिक एसिड। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक आपका फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका फॉर्मिक एसिड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक 19 दूसरा 20 है और 20 के ऊपर फिनॉल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा कर बना 21 जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाता है कोई एक पॉलीमर। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी फॉर्मल्डिहाइड फिनॉल के रिएक्शन से आपकी बात कर रहा है बैकलाइड का फॉर्मेशन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो 19th होगा HCOOH फॉर्मिक एसिड और 20 होगा वो आपका होगा फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड H+
तो ये H प्लस इसके ऊपर अटैक करके बना लेगा HCOH प्लस और ये H, जिसके कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो फिनॉल में OH के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होने के कारण इसका ऑर्थो और पैरा पोजिशन इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करने के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्थो के अटैचमेंट को दिखाते हुए चीज़ों को समझाने की कोशिश करें तो यहाँ मिल जाएगा CH2OH। अब यही पर्टिकुलर यहाँ भी आएगा CH2OH, यहाँ भी आएगा CH2OH। तो फिर से सिस्टम में कह रहा है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने हैं, तो ये H प्लस इसके ऊपर अटैक करके यहाँ भी वाटर को निकालेगा, यहाँ भी वाटर को निकालेगा, यहाँ भी वाटर को निकालेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर फिनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर दे तो फाइनली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसमें यहाँ CH2OH बार बार रिपीट करेंगे, CH2 बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को पकड़ता हूँ, पॉलीमर को पकड़ता हूँ, तो इस पॉलीमर का नाम है बैकेलाइट। तो कहीं ना कहीं हमें बैकेलाइट का फॉर्मेशन देखा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम ग्लूकोज के ऊपर फिनिल हाइड्राजीन का रिएक्शन कराते हैं तो इससे 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक 23, दूसरा 24, तीसरा 25। तो जब हम फिनिल हाइड्राजीन का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो पहले यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन निकलकर इसका ऑक्सीडेशन होकर इस पर्टिकुलर का फॉर्म करते हैं CO में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाता है CHO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 3 एग्जैक्टली सेम होते हैं, और आपको मिल जाता है OH OH और यहाँ पे H H और यहाँ पे OH। और यही जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं वही 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होकर एक बना लेता है एनिलीन, दूसरा बना लेता है अमोनिया, और एक दूसरा फिनिल हाइड्राजीन इनके साथ रिएक्शन करके हमें ओवरऑल जो कंपाउंड देता है वो कंपाउंड होता है ओसाजोन। यहाँ से एक वाटर निकलना, यहाँ से दूसरा वाटर निकलना, तो एक कंपाउंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरा कंपाउंड एनिलीन, तीसरा कंपाउंड अमोनिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 23, 24, 25 में 25 वो है जिसका लीस्ट मॉलिक्यूलर मास है, तो दैट मीन्स जो 25 है वो 25 होगा अमोनिया। अब आपको देखना है एक ओसाजोन और दूसरा आपका ओवरऑल एनिलीन, जो आपका 23 और 24 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 24 है उसके ऊपर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहीं ना कहीं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो 24 होगा वो 24 होगा एनिलीन, और जो 23 है वो 23 है ओसाजोन CH डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे NH और यहाँ PH और यहाँ C डबल बॉन्ड N NH PH। यहाँ नीचे का पार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम, CH2OH OH OH H OH H और यहाँ पे H, ये बना लिया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं ओसाजोन। तो जब ग्लूकोज के ऊपर फिनिल हाइड्राजीन का ट्रीटमेंट करें तो एक कंपाउंड होता है ओसाजोन, साथ में निकलता है एनिलीन और साथ में निकलता है अमोनिया। तो केयरफुल रहना है कि जब ग्लूकोज के ऊपर फिनिल हाइड्राजीन का ट्रीटमेंट करता है तो फिनिल हाइड्राजीन में पहले इसकी ब्रेकिंग करके, एक फिनिल हाइड्राजीन की ब्रेकिंग करके पहले एक निकलता है अमोनिया एनिलीन, मतलब एक तो इसमें अमोनिया एनिलीन बनाने में यूज़ हो गया, और इसका 2 मॉलिक्यूल यहाँ और यहाँ रिएक्शन करके ये बना लेते हैं। तो कभी कभी कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोज के ऊपर जब फिनिल हाइड्राजीन का ट्रीटमेंट करके ओसाजोन बनाते हैं तो कितने मॉलिक्यूल फिनिल हाइड्राजीन का यूज़ होगा। तो आपको दिमाग में रखना है 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पे यूज़ हो गए और 1 मॉलिक्यूल इस रूप में निकल गए। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ से ओवरऑल हाइड्रोजन को निकाल कर आपने CO बना रखा है। तो मतलब अगर हम ग्लूकोज का इपिमर लेते हैं इस कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग और OH इधर कर दें, H इधर कर दें, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं मैनूज। तो मैनूज का भी अगर ओसाजोन बनाएं तो ओसाजोन आपका सेम वही होगा जो आपका ग्लूकोज का होगा। और अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रक्टोज लें तो फ्रक्टोज में यहाँ होता है CH2OH, यहाँ होता है CO। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलकर यहाँ बना लेंगे एल्डिहाइड, और सेम ऐसा बनाते हुए हमें उसका भी ओसाजोन आपको वही मिलता है जो आपका ग्लूकोज का होता है। तो दैट मीन्स चाहे हम ग्लूकोज लें, चाहे हम मैनोज लें, चाहे हम फ्रक्टोज लें, तीनों के ऊपर अगर फिनिल हाइड्राजीन का रिएक्शन कराते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेम ओसाजोन मिलते हैं, और साथ साथ एनिलीन और अमोनिया सिस्टम से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है
डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की, और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बनाना है N2Cl। दैट मीन्स व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन is treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius, it gave benzene diazonium salt or aryl diazonium salt as a product, and reaction is called as diazotization reaction। अब ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और आपसे कह रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से करा दें। तो बीटा नेफ्थॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बीटा नेफ्थॉल कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ से डेराइव होता है वो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, यहाँ लगा रखा आपने OH, और ये आपका बीटा नेफ्थॉल। इस बीटा नेफ्थॉल में OH के प्लस M के कारण इसका ऑर्थो पोजीशन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये ऑर्थो पोजीशन N2 के ऊपर अटैक करके ओवरऑल डाइसो कपलिंग रिएक्शन कराते हुए एक रेड कलर की डाई देता है, और रेड कलर की डाई जो बनती है वो रेड कलर की डाई कुछ ऐसी बन जाती है, यहाँ OH, यहाँ N डबल बॉन्ड N, और ये आपका PH, तो ये रेड कलर की डाई है। इसमें डाइजोनियम सॉल्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग ये बना लेता है। तो इसमें पैरा ब्लॉक है, इसलिए पैरा के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि इसका अटैक क्यों हुआ, इस पर्टिकुलर ऑर्थो का अटैक क्यों नहीं किया। तो जब भी आप क्वेश्चन फंस जाओ तो मैंने पहले ही बोला होगा कि आप हमेशा ही असनीस रूल को फॉलो करो कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है तो उस इंटरमीडिएट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ज़्यादा स्टेबल है हमें हमेशा प्रोडक्ट बनाने हैं, उस इंटरमीडिएट का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो आपका कम स्टेबल है। तो इसका मतलब अगर मैं इस कार्बन का इसके ऊपर अटैक कराता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और इस पॉजिटिव का OH का प्लस M, साथ में इसका रेजोनेंस और एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग अटैक कराता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो पहला ही रेजोनेंस में एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट मीन्स इससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, इससे बनने वाला इंटरमीडिएट कम स्टेबल है। तो इसीलिए आपको अटैक यहाँ कराकर कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन कराकर डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, फिर बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन कराकर आपने रेड कलर की डाई बनाई। अभी तक जो क्वेश्चन आपने किया उस सारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें साइक्लिक फॉर्म ले और साइक्लिक फॉर्म के ऊपर हम अटैक कराकर प्रोडक्ट बनाए। तो इसमें अगर हम देखें चाहे हम बीटा डी ग्लूकोज लें या अल्फा डी ग्लूकोज लें, इनके ऊपर अगर अल्कोहलिक ग्रुप देखें तो अल्कोहलिक ग्रुप हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसका मतलब इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब जब भी किसी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो यही ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम से निकल जाती है और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड से कराएं तो जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप हैं वो सारे अल्कोहलिक ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करके एस्टर बना लेंगे। तो अगर हमने बीटा डी ग्लूकोज लिया और बीटा डी ग्लूकोज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने इसके एस्टर के बारे में सोचा तो यहाँ हो जाएगा OCOCH3, यहाँ भी OCOCH3, यहाँ भी OCOCH3, यहाँ भी OCOCH3 और यहाँ भी OCOCH3। तो इसका मतलब एस्टर देखें कितने एस्टर बने तो 1, 2, 3, 4, 5। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ग्लूकोज के ऊपर जब एस्टिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं तो कितने एस्टिक हाइड्राइड यूज़ होंगे, तो आपको कहने हैं 5। तो यहाँ हमने किया गया है कि इस ग्लूकोज के ऊपर मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ भी अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए कैटालाइज करने के लिए आपने डाल रखा है सिल्वर ऑक्साइड कि सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये लेविंग ग्रुप आसानी से निकल सके और SN2 रिएक्शन अब बहुत आसानी से करा सको और सारे OH को OCH3 में कन्वर्ट कर सको। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बीटा डी ग्लूकोज ले जिसका अमाउंट 64% है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा OCH3 यहाँ भी OCH3 और यहाँ भी आपका OCH3। तो सारे अल्कोहल आपको बना लेंगे ईथर। लास्ट वाले क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि ग्लूकोज के ऊपर
अगर हम इथेनॉल का ट्रीटमेंट करते हैं एसिडिक मीडियम में, अगर बीटा डी ग्लूकोज के कॉरस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म देते हैं, तो इस पर्टिकुलर के लोन पेयर के द्वारा प्रोटॉन के ऊपर अटैक करके पहले हम इस तरह के स्पेसीज बनाएंगे, फिर सिस्टम से वाटर को निकाल देंगे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे और ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। तो जब ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा मतलब ये कार्बन प्लानर होगा, तो इसके ऊपर इथेनॉल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और इसके ऊपर इथेनॉल का अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें इथेनॉल का अटैक इस तरह से दिखाओगे, और एक जिसमें इथेनॉल नीचे अटैक करते हुए ओवरऑल प्रोडक्ट कुछ ऐसे बना लेगा। वो कुछ ऐसा बना लेगा। तो दैट मीन्स अगर ये कार्बोकैटायन प्लानर है तो इथेनॉल का अटैक ऊपर से कराते हुए हम कहीं ना कहीं ऐसा बना लेंगे और इथेनॉल का अटैक नीचे से कराते हुए कहीं ना कहीं ऐसा बना लेंगे। तो हेमी एसिटल के ऊपर अगर हम अल्कोहल का अटैक कराते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड हो जाता है एसिटल, मतलब एक ही कार्बन पे OR और इस तरह के लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं आपने ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के बारे में यहाँ पे देखा है। तो इसी तरह अल्फा डी ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करते हुए कहीं ना कहीं आपका डाइसैकेराइड बनाते हैं, वही डाइसैकेराइड फिर से किसी मोनोमरिक यूनिट के ऊपर अटैक करके कहीं ना कहीं ट्राइसैकेराइड बनाते हैं और ही आगे बढ़ते चले जाएं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं पॉलीसैकेराइड बन जाते हैं। तो जब अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं और अल्फा डी ग्लूकोज के कॉरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ते चले जाओगे तो उससे एक पॉलीमर, जब आप बीटा डी ग्लूकोज लेते हो, बीटा डी ग्लूकोज लेते हुए आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उससे बन जाता है दूसरा पॉलीमर। तो अगर आपने बीटा डी ग्लूकोज लिया और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 1,4 लिंकेज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कॉरस्पॉन्डिंग हमने आगे प्रोडक्ट बनाया या पॉलीमर बनाया तो वो पॉलीमर बन जाता है सेलुलोज। लेकिन अगर हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमने पॉलीमर बनाया 1,4 लिंकेज के कॉरस्पॉन्डिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग का हेल्प लेते हुए तो उस पर्टिकुलर को बोलते हैं स्टार्च। तो एक केस में सेम ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाता है सेलुलोज, लेकिन वहीं पे दूसरा ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके आपको बना लेता है स्टार्च। तो इन्हीं पर्टिकुलर में कहीं ना कहीं आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की इंपॉर्टेंस आती है कि 1,4 पोजीशन भी सेम, लेकिन एक केस में अटैचमेंट अगर अल्फा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा नाम, अगर अटैचमेंट बीटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा नाम। तो एक से बनता है सेलुलोज जो बीटा का अटैचमेंट है और एक से बनता है स्टार्च जो कि आपका अल्फा का अटैचमेंट है। तो यहाँ से आपने देखा कि ग्लूकोज के ऊपर फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड का बनना, बाकी पार्ट सेम। फिर यहाँ से आपने देखा वीक ऑक्सीडेशन से एसिड, फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन, फिर इस पर्टिकुलर निकालना, नंबर ऑफ कार्बन कम करना मतलब रफ डिग्रेडेशन। फिर यहाँ पे आपने देखा पहले HCN का रिएक्शन साइनोहाइड्रीन बनाना, फिर पार्शियल रिडक्शन करना, फिर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना मतलब क्लियानी फिशर सिंथेसिस। फिर कहीं ना कहीं आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल का और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से दोनों को एसिड में कन्वर्ट करना। फिर आपने देखा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, फिर HI रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिडक्शन करके इसे हेक्सेन में कन्वर्ट करना। फिर यहीं पे हमने देखा HiO4 के ट्रीटमेंट से इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग से आपको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना लिया क्रॉस कैनिजारो के हेल्प से अल्कोहल। यहाँ पे आपने देखा सोडियम बोरोहाइड्राइड के कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन से एल्डिहाइड का रिडक्शन करके आपने बना दिया अल्कोहल। फिर यहाँ भी इस पर्टिकुलर का कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग और कार्बन कार्बन बॉन्ड के ब्रेकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और फॉर्मल्डिहाइड बन गई। यहाँ पे आपने देखा फिनिल हाइड्राजीन का रिएक्शन और फिनिल हाइड्राजीन का रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बनाया ओसाजोन, एनिलीन और अमोनिया। इस एनिलीन के ऊपर डाइयोटाइजेशन रिएक्शन, फिर डाइयोटाइजेशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग रेड कलर की डाई। यहाँ पे जब फॉर्मल्डिहाइड बनाया फिनॉल का रिएक्शन से आपने बना लिया है ऐसा कंपाउंड, फिर इसके ऊपर फिनॉल का फिर से रिएक्शन कराकर बना लिया पॉलीमर, जो पॉलीमर है वैकेलाइट। यहाँ पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराया और साइक्लिक फॉर्म लेते हुए हमने 5 एसिटिक एनहाइड्राइड को जोड़ते हुए 5 एस्टर्स बनाए। इसी के ऊपर अगर हम मिथाइल आयोडाइड का ट्रीटमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड तो कहीं ना कहीं आपने ईथर का फॉर्मेशन किया, और जब आपने इथेनॉल और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हुए तो यहाँ पे हमने कोशिश किया कि बायोमॉलिक्यूल्स को भी अपने सॉल्व द मंथ क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस भी
आईआईटी या किसी भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल का सबसे ज़्यादा रिसर्च का टॉपिक इसी बात पे है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो सेम ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाता है सेलुलोज, सेम ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाता है स्टार्च। तो एक जो इंसान खाने पीने में यूज़ करता है और दूसरा जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को बनाने में काम आता है। तो इंसान इसी बात पर लगा है कि किस तरह से हम ऐसा चेंज करें कि इस सेलुलोज वाले लिंकेज को हम कहीं ना कहीं स्टार्च वाले लिंकेज में ले आएँ, जिससे कि ह्यूमन बीइंग के लिए चीज़ें आसान हो सके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स भले ही बड़े बड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेसिक्स पार्ट जो होते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, वो कहीं ना कहीं आपका वही बेसिक्स हैं जो आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में पढ़े हुए हैं। तो ऑर्गेनिक आसान है, हमें ऑर्गेनिक को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त देना है, टाइम देना है। ऑर्गेनिक आसानी से लगता है, ऑर्गेनिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक आसान है। हेलो दोस्तों, मैं अजनीश कुमार गुप्ता अपने वेबसाइट coachme.co.in के बारे में आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले सफारी या क्रोम में जाकर एड्रेस बार पर इसे लिखें coachme.co.in। ऐसा लिखने पर जो साइट आपके सामने खुल कर आती है वो मेरी वेबसाइट ये है। इस बुक के बारे में स्टूडेंट्स की क्या राय है, हम उन की जुबानी ये सुनेंगे और मेरे वे ऑफ टीचिंग से वो कितने कुछ सीख पा रहे हैं इसके बारे में आप स्टूडेंट के मुँह से ही सुने कि वो मेरे बारे में और इस बुक के बारे में क्या राय देते हैं। टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडिया आज का सबसे नंबर 1 बुक है। इसे मैं थ्रू आउट पढ़ा हूँ। इसमें हर कंपटीशन को पॉइंट ऑफ व्यू करके लिखा गया है। इसमें प्रॉब्लम का स्किल मैंने और भी बुक पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल स्किल हर चीज़ को देखा गया है। हर पर प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम दिया गया है। और एडवांस जेई में जितने भी कंपटीशन है सबके लिए बहुत बेस्ट है। इसे सिर्फ स्टडी करके पढ़ाया जा सकता है। और बुक्स में क्या है कि थ्योरी दिया हुआ है, अभी प्रॉब्लम कम है, प्रॉब्लम है तो थ्योरी नहीं है, लेकिन इसमें थ्योरी है, प्रॉब्लम सब बैलेंस व्यू में दिया गया है। बहुत अच्छा बुक है वो, और अदर बुक से अच्छा है क्योंकि उसमें जो है बहुत लो लेवल से स्टार्ट किया गया है और बुक इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में। अदर बुक को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है हम लोग को पढ़ने में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बुक है। हमने अपने सारे क्लास लेक्चर्स को एक पेन ड्राइव के अंदर कंपाइल कर लिया है, जो कि 32 GB का पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव के अंदर हमने अपने सारे क्लास लेक्चर्स को डाला हुआ है। साथ में 4 ई बुक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर डेडिकेटेड है उसके अंदर मिलेंगे। साथ में कैप्सूल पेज 30 बाई 20 इंच का एक कैप्सूल पेज है, जिसमें सारा का सारा रिएक्शंस हमने एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है। और चौथा है सॉल्व द मंथ कैलेंडर। इसमें चैप्टर को मिक्सिंग करके जो क्वेश्चंस एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं उसके बारे में है। अगर बच्चे इन्हें बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन है बाई नाउ का, इस पर क्लिक करते ही पे यू पेमेंट गेटवे खुल जाता है, जिसके थ्रू बच्चा अपने डिटेल्स वगैरह यहाँ भरकर कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और जिस एड्रेस पर चाहता है ये शिप हो पाए पेन ड्राइव, उस एड्रेस को यहाँ फिल करता है, उसके बाद ईमेल और उसके बाद पेमेंट करने के बाद उस एड्रेस पे उसे पेन ड्राइव मिल जाती है। अगर इसे क्लोज करके देखें तो इस साइट्स के अंदर सबसे पहले आप मेंबर बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल और अपना एड्रेस अलॉन्ग विथ पोस्टल कोड, किस शहर के हैं, कौन सा स्टेट है, विद साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से मेरे वेबसाइट पे आकर हर चीज़ को देख सकते हैं। मेरे द्वारा लिखी हुई जो किताबें हैं उसमें पहली किताब है टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। दूसरी जो बुक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। तीसरी जो बुक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। चौथा परफॉर्मेंस बूस्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पांचवा जो मैंने कैप्सूल पेज बनाया हुआ है 30 बाई 20 इंच का, जिसमें एक ही पेज के अंदर पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंपाइल किया हुआ है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक में घूम कर आते रहते हैं उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट 24 टेस्ट पेपर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें 3 सेक्शंस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका प्रीव्यू क्या है, सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड प्रीव्यू में जाएं। ऐसा करने से एक लिंक खुलता है जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। इस बुक अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस बुक के अंदर जो कवर सेक्शंस हैं, जैसे पहला सेक्शन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इसमें मैंने कोशिश किया हुआ है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों के लिए होनी चाहिए हम प्रॉपर तरीके से दे पाएँ। इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, कैसे मॉलिक्यूल को लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, होमोलॉग्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होता है, सैचुरेशन अनसैचुरेशन क्या होता है, अपडेशन कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूल कैसे क्लासिफाई करते हैं, गैस एक्सचेंज थ्योरी क्या होती है, ये हमने यूनिट 1 में डाला है। दूसरा यूनिट पूरी तरह से नोमेनक्लेचर पर बेस्ड है। एक सीक्वेंस में अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को कैसे करते हैं, बाईसाइक्लिक फंक्शनल ग्रुप कैसे करते हैं, प्रॉपर तरीके से इसके बारे में मेंशन है। फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन। तीसरा सेक्शन आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस्ड है। पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझाया है, फिर उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, बाद में हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को इसके अंदर डील किया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसके अंदर रिएक्शंस की बेसिक्स होती हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस किया है। रिएक्शंस अगर होते हैं तो बीच में क्या बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उनके स्टेबिलिटीज़ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यूज इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से डाला हुआ है। अगर एक एक सेक्शंस को देखा जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पहले सेक्शन में इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। दूसरे सेक्शंस को अगर आप देखते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे लिखा जाता है, इतने सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं, फंक्शनल क्या होते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से पूरे बुक में एक अच्छे लेवल की थ्योरी और साथ साथ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यही कॉन्सेप्ट आप दूसरी बुक्स पे भी लगा सकते हैं, मैकेनिज्म में भी अपने को देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडी में प्रीव्यू मिलेगा, परफॉर्मेंस लिस्टेड में प्रीव्यू होगा, कैप्सूल पेज में प्रीव्यू होगा, सेवेंटी रिएक्शंस में प्रीव्यू और साथ साथ 24 टेस्ट पेपर में भी प्रीव्यू होगा। अगर आप बुक को बाई करना चाहते हैं ई बुक फॉर्मेट में तो यहाँ पर ई बुक के लिए क्लिक कर सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर आप हार्ड कॉपी का एज एन सिंपल दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करें, तो क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा बुक को ऐड करना चाहते हैं तो कंटिन्यू शॉपिंग में जा सकते हैं, इसके थ्रू अगेन दूसरे बुक को क्लिक कर सकते हैं, ये आपके चार्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे बुक को क्लिक कर सकते हैं, तीसरा बुक ऐड करते ही ऐसा चौथे बुक को क्लिक कर सकते हैं, चौथे बुक को क्लिक करते ही हार्ड कॉपी ऐसे होगा। पाँचवें बुक को क्लिक कर सकते हैं, पाँचवें बुक की क्लिकिंग से फिफ्थ बुक को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। सिक्स्थ को क्लिक कर सकते हैं, 70 रिएक्शंस भी ले लेगा। और सेवन्थ बुक जो मेरी है 24 टेस्ट पेपर्स, इसको भी इसके अंदर आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। सारे बुक को सेलेक्ट करने के बाद आप चेकआउट में जा सकते हैं। चेकआउट में जाने पर सबसे पहले वो आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अपना ईमेल आईडी यहाँ भरकर पासवर्ड जो भी आपने बनाया हो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल होगा, उसके बाद आप चेकआउट में जा सकते हैं। चेकआउट पे जाने से सीसी एवेन्यू का गेटवे खुल जाएगा। इसके थ्रू आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल पेमेंट, वैलेट किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है जो आपने पहले बनाया हुआ है तो उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन डालता हूँ तो नेट बैंकिंग के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, कोटक, एक्सिस बैंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक क्लिक करते ही जो भी बैंक आप सेलेक्ट करते हैं बैंक के सिलेक्शन के बाद पेमेंट मेक पेमेंट हो जाए। जो भी आपका एक्सिस बैंक का लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड हो, यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो आपका लेक्चर्स। इसके थ्रू मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला सेक्शन है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा नोमेनक्लेचर, तीसरा आइसोमेरिज्म, चौथा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, पांचवा हाइड्रोकार्बन बेंजीन डेरिवेटिव, फिर अल्काइल हाइड अल्कोहल ईथर,
of aldehyde ketone carboxylic acid derivative, बायोमोलिकुलर पॉलीमर, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिक को मैंने एक जगह पे कंपाइल किया है। उसके चैप्टर की मिक्सिंग सॉल्व द मंथ के नाम से है, और जो कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं वो आपको सोल्यूशन ऑफ ITC या दूसरे कंपटीशन इसमें मिल जाएंगे। NCERT के जो क्वेश्चन हैं बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक एंड दूसरे चैप्टर्स के उसके अंदर मिल जाएंगे, और 8 घंटे में अंदर केमिकल रिएक्शन को हमने एक जो कंपाइल किया हुआ है जिसके अंदर आपको दिखाई देगा। अगर पहले सेक्शन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा खुलकर आता है। जो क्लास लेक्चर्स मैंने क्लास में पढ़ाए हैं वो आपको यहाँ पर चलिए आज की पहली क्लास है ऑर्गेनिक की। पहले कुछ चीजें आपसे पूछ लें कि जिससे मुझे मालूम चाहिए कि आप लोग कितना जानते हो, ठीक है। चलिए कोई बताए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मॉलिक्यूल को लिखते कैसे हैं, हाइड्रोजन को कैसे पता करते हैं, फंक्शनल क्या होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होमोलॉग्स क्या होते हैं, सैचुरेशन एंड सैचुरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूल क्लासीफाई करते हैं, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा वो नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड होगा, सिमिलर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट नोमेनक्लेचर का, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मोनोफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और इस वगैरह नोमेनक्लेचर, फिर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, फिर एस्टर्स वगैरह के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एडिशनल पार्ट होंगे। तीसरा सेक्शन जो आपका आइसोमेरिज्म का है, आइसोमेरिज्म में देखते हैं तो सबसे बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटेमेरिज्म, परसेंटेज इनॉल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन सा नोमेनक्लेचर यूज होता है, कैसे मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल लिखा जाता है, ऑप्टिकल, कायरल कार्बन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर्स क्या होते हैं, कुछ टर्म्स एडिशनल यूज होते हैं जैसे एनेंसिमर्स, कैस्टियरमर्स, उनके बीच में कैसे रिलेशन निकाला जाता है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उन्हें सेपरेट करते हैं, कुछ स्पेशल केसेज हैं जो इसके अंदर डाला हुआ है, और नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैसे निकालते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और कुछ स्पेशल केस ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को जो आप देखते हैं तो इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, स्टेबिलिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट, बॉन्ड सेटिंग, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस, स्केल टू मेजर रिलेटिव एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। इसके अंदर रखता है ये कुछ पार्ट हैं जो आपकी केमिकल रिएक्शन के पहले बच्चों को जानना जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस वाले सेक्शन में आते हैं तो पहले हमने लिया हुआ हाइड्रोकार्बन, बेंजीन डेरिवेटिव, इसके अंदर जनरल रिएक्शन होते क्या हैं, अल्कीन अल्काइन की रिएक्शंस को हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर डाला हुआ है, जिसके अंदर अल्कीन अल्काइंस के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमने इसके अंदर कवर किया गया है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रिडक्शन जो हमने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। फिर अल्कीन का प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन, फिर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन्स, फिर हाइड्रोकार्बन की मिक्सिंग करके क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हैं। फिर एरोमेटिक वाले सेक्शन पे आते हैं, एरोमेटिक के पार्ट्स अगर आते हैं, एरोमेटिक पार्ट 1, 2, 3, 4, एराइल लाइट के क्वेश्चंस, फिनॉल, एनालिन, डायज़ोनियम सॉल्ट वगैरह इसके अंदर आ जाता है। अल्काइल लाइट अल्कोहल ईथर में आता है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हलाइड, SN1 SN2 अल्काइल हलाइड, SN1 SN2 अल्कोहल, SN1 SN2 ईथर, SN1 SN2 साइक्लिक ईथर्स, SNI रिएक्शन अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन PCl5, even reaction by alkyl halide, even reaction by alcohol, pinacol pinaclone rearrangement, P2 reaction by alkyl halide, P2 reaction by alcohol, P2 Hoffman, और even CV reaction। ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर हम जब आते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन विद HCl, सोडियम बाइसल्फाइड, ब्रिग्नाट्री एसिड, रिएक्शन विद वाटर, अल्कोहल, reaction with NH2C, Perkusnian reaction, Beckmann's, Perkins, aldol, Cannizzaro, mixing of concept of aldol and Cannizzaro, and reactions of carboxylic acid derivative।
फिर जब आप आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत मैंने डाला हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ग्लूकोज के लिए कैसे करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन और नॉन रिडक्शन शुगर्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है। फिर चैप्टर को मिक्सिंग करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने इसके अंदर लिया हुआ है। पहला 7 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस 12 क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया 366 क्वेश्चन को कवर करें और कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से बच्चे के अंदर डाल पाएँ। फिर हम कंप्लीशन के सॉल्यूशंस में आते हैं, तो यहाँ पर 2007, 2008, 2009, 10 फ्यूचर में आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखते हैं जो कंप्लीशन में पूछे गए हैं। फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वगैरह का पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। तो पहला जो सेक्शन है सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स के अंदर एग्जाम्पल्स, जैसे सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के बुक के थ्रू, वो अनसॉल्व क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से इसके अंदर मैंने डाला हुआ है। और लास्ट केमिकल रिएक्शन 8 आवर्स, जो तो मैंने कोशिश किया है पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 8 घंटे की रिएक्शन कंपाइल कर पाएँ, जिससे कि बच्चा लास्ट में रिविजन करके इन सारे रिएक्शन के डर को प्रॉपर तरीके से गायब कर पाए। इसके लिए आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन के थ्रू बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉमेनक्लेचर, आइसोलेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने डाला हुआ है। 1000 सब्सक्रिप्शन लेकर एक महीने प्रॉपर तरीके से इन 4 सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन लेता है तो इन 4 सेक्शन के अलावा वो केमिकल रिएक्शंस वाले पार्ट, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल, लाइट अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स को प्रॉपर तरीके से सर्व कर सकता है। हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर इनके अलावा जो प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें बच्चे को मिक्सिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, कंप्लीशंस वाले क्वेश्चंस, साथ साथ एनसीईआरटी के बुक्स की जो सॉल्यूशंस हैं वही प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा ईयरली सब्सक्रिप्शन लेता है दे आर द मेन स्टूडेंट्स को ज्वाइन कोचिंग, और इसके अंतर्गत एडिशनल पार्ट यानी केमिकल रिएक्शंस का भी होगा, 8 आवर्स का भी मिलेगा। और फ्यूचर में अगर जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सीरीज वगैरह ज्वाइन होता है तो भी बच्चा प्रॉपर तरीके के थ्रू ऐड हो सकता है। और ईयरली सब्सक्रिप्शन की खासियत ये भी है कि बच्चा 1-to-1 इंटरेक्ट होकर डाउट्स वगैरह को मेरे से पूछ सकता है। इसके लिए बाय नाउ के ऑप्शंस में जाएं, बाय नाउ के ऑप्शन को क्लिक करते ही अगेन वैसा ही सेगमेंट खुलेगा, इसमें आप पेमेंट के लिए चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करने पे जो भी आपका पासवर्ड होता हो, ईमेल आईडी होती हो, आप डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही चूँकि मैंने पहले से सब्सक्रिप्शन दिखा रखा है इसलिए यहाँ पर वो सेगमेंट नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप लेते हैं तो अगेन वाईसीसी बनने के थ्रू पेमेंट करके प्रॉपर तरीके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो बच्चे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है उसमें यहाँ पे बाय नाउ का क्लिक करेगा। बाय नाउ की क्लिकिंग करते ही ऐसा कार्ट लिस्ट खुल जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद यहाँ से चेकआउट करें। चेकआउट करने के बाद प्रॉपर तरीके से सारे वीडियोज़ को हम सेव कर पाएंगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैंने अपनी वेबसाइट coachme.co.in के बारे में दिया हुआ है। इसके थ्रू बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डर अपने दिमाग से निकाल सकता है।